जय हिंद एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि गॉस लॉ को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। और इस प्रूवमेंट में हम दो मेथड से इस प्रूवमेंट को देखेंगे, या हम दो तरीके से या दो केसेस देखेंगे, ऐसा कह सकते हैं तो ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट होगा। दो हम लोग केसेस देखेंगे। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो +2 में भी आप करके आए हैं, आई मीन आप 12th में भी करके आए हैं गॉस लॉ क्या है। लेकिन वहाँ पर गॉस लॉ का इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन नहीं था, यहाँ पर जितना हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा कि गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एरिया। इन्होंने कहा कि किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल किसके होता है, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गॉस लॉ वहीं लगेगा जहाँ पर सरफेस एरिया कैसा हो, इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, इनक्लोज्ड का मतलब क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो फाई इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला निकल कर आया इनकी स्टेटमेंट से, और हमें यही स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ भी करना है। हाँ, लेकिन एक बात और याद रहे आपको कि हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस एरिया। अगर क्लोज्ड होता है ना बेटे, तो क्लोज के लिए इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस एरिया के लिए जब कभी भी इंटीग्रेशन करना होता है तो इंटीग्रेशन के बीच में ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और जिसको क्लोज लिखना होता है या लेना होता है, मान लो क्लोज हमको वॉल्यूम को लेना है तो यहाँ वॉल्यूम लिख देंगे, क्लोज हमारा सरफेस है तो यहाँ पर हम सरफेस लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन के बीच में से सर्कल बना के हमें सरफेस का क्लोज सरफेस एरिया देखना है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ds, ये हो जाएगा। और ds, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस एरिया और e और डॉट यूनिट वेक्टर n और ds ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं eds और cos थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी को Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी वो लाइन आप पसंद करके आप लिख सकते हो, लेकिन हमने हर फॉर्म बता दिया कि किस तरीके से गॉस लॉ को आप लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा। ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, और हम उसको भी यहाँ लिखना चाहेंगे कि आपको बता दें, आपको याद रहे कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई, होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई, होता है रो अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको भी याद रखेंगे तो ज़्यादा ही ठीक होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा जो यहाँ पर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का मेन पर्पज़ है वो इसके और इसके बीच में रिलेशन है, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन है और हमको यही रिलेशन देखना है। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमने आपको कहा कि दो केसेस हम यूज करेंगे, लेकिन दो केसेस यूज करने से पहले कुछ हम आपको बता दें। यहाँ पर जो Q है वो Q नेट चार्ज होगा, और नेट चार्ज कैसा होगा, इनक्लोज्ड द सरफेस एरिया होगा, इनक्लोज्ड बाई सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया द्वारा इनक्लोज्ड होगा, सरफेस एरिया होगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है ये। अब हम इसको प्रूव करना चाहेंगे, लेकिन एक लाइन और लिख देते हैं, दिस इज इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इंटेग्रल, यहाँ इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, जो हमने आपको बताया गॉस लॉ है यह। तो दिस इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, लाप्लास इक्वेशन में हमने कर दिया है। इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये हुआ, और हमें प्रूव करना है ये चीज़। एक ही
उसमें है लेक्चर में हम सारा कवर नहीं करेंगे, ये सब हमने करवा दिया है, बस सिर्फ आपको याद दिलवा रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है और किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेशन में है। तो हमने आपसे कहा था कि ये जो प्रूवमेंट है, ये प्रूवमेंट हम दो तरीके से करेंगे, दो केस के फॉर्म में करेंगे। तो केस नंबर 1 को हम कह रहे हैं कि ये प्रूफ जो हम कर रहे हैं ये प्रूफ 1 होगा, या फिर आप अगर कह सकते हैं तो ऐसा कहो कि केस नंबर 1 होगा। अब केस नंबर 1 को अगर हम लें तो हम ऐसा ले सकते हैं कि फॉर एन इंटरनल पॉइंट पर देखेंगे, हम चार्ज कहाँ रखने वाले हैं, इंटरनल पॉइंट पर रखने वाले हैं। ठीक है, कहाँ रखने वाले हैं, इंटरनल पॉइंट पर रखने वाले हैं। ये हमारे डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इंटरनल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर कोई एक सरफेस एरिया मान लेते हैं। अब याद रखना कि ये सरफेस एरिया ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्फेरिकल हो या कंटिन्यूअस शेप का कोई एक बॉडी हो, ये बॉडी कुछ भी हो सकता है। बस इतना आप याद रखना कि ये बॉडी हमारी 3D बॉडी है, बस ये 3D बॉडी है, 2D में नहीं हो सकता है सॉलिड एंगल। 2D में क्या हो सकता है, 2D में प्लेन एंगल होता है बेटा, याद रखना प्लेन एंगल होता है। लेकिन अगर हम 3D बॉडी लेते हैं तो उसी में केवल सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो हमारी ये बॉडी याद रखना कि किसी भी शेप की होगी लेकिन ये 3 डायमेंशनल बॉडी होगी। तो कंसीडर कर लेते हैं कि इस 3 डायमेंशनल बॉडी के इसका सेंटर होगा कोई O, और वहाँ पर एक चार्ज है जो कि +Q चार्ज है, और ये +Q चार्ज एक सरफेस से ये ऐसे घिरा हुआ है, एक सरफेस से घिरा हुआ है। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल S है, और इसकी सरफेस पर कोई एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हम थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐसे लेते हैं जिस एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना होगा, ds होगा। सरफेस एरिया कितना होगा, ds होगा। इसका सरफेस एरिया हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये ds होगा। सरफेस एरिया कितना होगा, ये ds होगा। और इस ds ने इसके O सेंटर पर जो एंगल बना रखा होगा, जो एंगल बना रखा होगा, सपोज कर लेते हैं कि वो एंगल कितना होगा, d ओमेगा होगा। एक्चुअल में ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ds है, इसलिए छोटा एंगल बना रहा होगा, ये d ओमेगा एंगल बना रहा होगा। और d ओमेगा के पास अगर हम देखें तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E नाम दे रहे हैं। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर सपोज कर लेते हैं इस यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n हो जाएगा, और एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है n, उसके और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम है P, और +Q चार्ज O पर रखा हुआ है। इस कंडीशन में डेल S एरिया पर, या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि इस सरफेस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर कितना होगा, अगर हम इस डिस्टेंस को r मान ले तो r डिस्टेंस पर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² होगा। ये दिस इज द फार्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, और जो O से r डिस्टेंस पर है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद रखें कि यहाँ n जो है वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू ds है, ds से नॉर्मल पर है। ds ये हमारा सरफेस होता है, ये सरफेस होता है। याद रखें कि ये जो जैसे सरफेस है, मान लो ये ds सरफेस है, तो इससे नॉर्मल जो हो जाएगा वही ds का एरिया बताएगा। जो इससे नॉर्मल होगा वही क्या बताएगा, ds का एरिया, ds का डायरेक्शन बताएगा। यानी कि यूनिट वेक्टर n जो है वो ds का से परपेंडिकुलर वो सरफेस एलिमेंट का डायरेक्शन बताता है। और थीटा हमने आपको बता ही दिया है कि एंगल बिटवीन द सरफेस एलिमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम ये देखें कि ds एलिमेंट हमने जो लिया है, इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये फ्लक्स भी हमारा फाई ना होकर डेल फाई ही होगा। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds अगर हम देखें, ds एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल सरफेस से तो हमारा फाई फ्लक्स जा रहा है, बस ds सर एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो अगर d फाई हम कह दें तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n इंटू ds, ये फार्मूला होता है। या फिर हम इसी को e ds और cos थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला होता है। हमने ये देखा कि ds यहाँ पर देखो, यहाँ पर ds एलिमेंट से जो फ्लक्स जा रहा है वो d फाई है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ओवर द सरफेस एस से कितना होगा। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स और किससे, थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस एरिया से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फाई और ई इज इक्वल टू कितना, क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया और डी फाई करना होगा, हमको क्या करना होगा, डी फाई करना होगा। अब हम ये पूरी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से हम पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो इंटीग्रेशन का साइन लगेगा ही लगेगा। और डी फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, तो डी फाई की वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पर रख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रख ले रहे हैं। और हम क्या करने वाले हैं कि ये एज इट इज़ रखेंगे, और ई की वैल्यू भी हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, वो ई की वैल्यू भी रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू डी एस और कॉस थीटा रख लो। आप देखोगे कि इसके सेंटर पर जो क्यू चार्ज है वो अपने आप में कांस्टेंट है, 4 पाई भी अपने आप में यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तो केवल आर वेरिएबल है, देखो आर वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ आर और यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये बॉडी ली है, ये बॉडी ज़रूरी नहीं है कि एक सॉलिड स्फीयर हो, ये किसी भी शेप की एक बॉडी हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस और डी एस कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर लिखेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉलिड एंगल की का फार्मूला हमने बताया था, सॉलिड एंगल का फार्मूला बताया था कि एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब कभी भी डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर ये वैल्यू डी ओमेगा हो जाएगा। और फिर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, और इसकी वैल्यू डी ओमेगा हो जाएगी। और ओमेगा का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, केवल और केवल ओमेगा मिलेगा। और ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है, मैंने पहले ही बताया कि सॉलिड एंगल 3D डायमेंशनल बॉडी के लिए 4 पाई होता है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा की जगह पर 4 पाई रखेंगे, 4 पाई से 4 पाई बेटा कैंसिल हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। हम फाई इज इक्वल टू लेकर चले थे, फाई इज इक्वल टू लेकर चले थे, तो ये हम फाई इक्वल टू लेकर चले थे, फाई इक्वल टू लेकर चले थे, ये फाई ऐसे आता रहेगा, ये फाई आता रहेगा, ऐसे फाई आता रहेगा, और फाई इज इक्वल टू ये आ गया। तो यही हमारा गॉस का लॉ है जो हमको मिल गया, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही तो हमने लैंग्वेज में लिखा था कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज, ठीक है, यही तो हमने देखा था। लेकिन अगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर एक चार्ज ना होकर बहुत सारे चार्जेज हैं, यानी कि देयर इज द सेवरल चार्जेज। और वो सेवरल चार्जेज कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कि Q1 प्लस हो, Q2 प्लस हो, Q3 प्लस हो, प्लस Q4 हो, डॉट 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 डॉट। और ऐसा हो सकता है कि -Q1 चार्ज भी हो और -Q2 चार्ज भी हो और -Q3 डैश चार्ज भी हो और डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन ये सारे चार्जेस का कंडीशन ये है कि इनसाइड द क्लोज सरफेस एरिया होनी चाहिए, इनसाइड द क्लोज सरफेस एरिया, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस एरिया होनी चाहिए, सरफेस्ड क्लोज्ड सरफेस एरिया अगर है, ये मान लो क्लोज्ड सरफेस एरिया के अंदर में ये सारे चार्जेस हैं, तो इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, प्लस की वजह से तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, प्लस की वजह से जो प्लस चार्जेज होंगे उनकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 मान लो ऐसे है, Q2 ऐसे है और Q3 ऐसे, प्लस की वजह से तो बाहर जाएगा, लेकिन जो Q1 डैश नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, इनवर्ड आएगा, मान लो ऐसे Q2 है, तो माइनस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, अंदर आएगा, बट बाहर की वजह से, सॉरी प्लस की वजह से बाहर जाएगा। तो इस सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेज हैं उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट
और माइनस, देखो डॉट 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 लिखने के बाद ये डॉट 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 को मैं ऐसे पॉइंट से लिखता हूँ, डॉट डॉट डॉट, और माइनस क्या हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश माइनस Q3 डैश और माइनस Q4 डैश डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा ये। अब मैं इससे आने वाले जो नेट Q है उसको कैपिटल Q मान लूँ तो 1/एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। यहाँ पर आप हमने क्या किया है कि यहाँ पर सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल Q मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस माइनस लगा के समेसन में लगा सकता हूँ Q की वैल्यू को इस तरीके से। तो और याद रखें, ये याद रखिएगा, चार्ज एक क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्ट हमने यहाँ पर सिग्मा लगाया और सिग्मा लगाकर इनका सीधा अलजेब्रिक सम कर लिया, प्लस और माइनस के साथ इनका अलजेब्रिक सम कर लिया और ये फार्मूला मिल गया। तो फाई इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस एरिया का E और यूनिट वेक्टर n और ds इज इक्वल टू Q/ε0 कर सकते हैं हम, Q/ε0 ऐसे कर सकते हैं। तो हमने आपको कहा था कि हम दो तरीके से इस डेरिवेशन को बताएंगे। एक तो हमने आपको बता दिया, एक तो हमने बता दिया कैसे बताया, देखो एक हमने बताया आपको प्रूफ करके कैसे बताया कि फॉर एन इंटरनल पॉइंट। एक और मैं बताऊंगा, केस नंबर सेकंड हो जाएगा, वो केस नंबर सेकंड होगा, लेकिन कैसा होगा वो केस नंबर सेकंड, केस सेकंड होगा, लेकिन वो होगा कहाँ पर, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर बताऊंगा कि क्या होता है। मतलब अब की बार जो मेरा Q पॉइंट था वो उस 3D मटेरियल के अंदर ना होकर 3D मटेरियल के कहाँ पर है, बाहर है। 3D मटेरियल के कहाँ पर है, बाहर है। अब की बार O पॉइंट और प्लस Q चार्ज यहाँ पर रखा है, और इसका जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वो DS है, जो क्या है DS है। तो वो अब की बार यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो भी अब की बार सॉलिड एंगल ही है, डी ओमेगा ही है, लेकिन बस ये जो हमारा पॉइंट है अब की बार इस मटेरियल के अंदर ना होकर मटेरियल से बाहर है, मटेरियल से कैसा है, बाहर है अब की बार, ठीक है। तो अब हमारा जो सरफेस है वो सरफेस क्या बनने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाला है, उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके इस डेरिवेशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नेट फ्लक्स हमारा आया है। देखो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस Q की वजह से ये भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ये भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो ये जो चीज़ है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करेगा, और ये जो है ये भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शो करेगा। और इस एलिमेंट का जो सरफेस एलिमेंट है, इस सरफेस एलिमेंट को हम ये बोल रहे हैं कि ये कितना है, DS2 है। इसको DS2 बोलो, DS1 नहीं। और देखो ये जो हमारे यहाँ पर चार्ज रखने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दो जगह पर यहाँ पर इस सरफेस से मिल रहा है। इस सरफेस एरिया को मान लो कि DS है, ये DS1 है, ये कितना है, DS1 है। और ये जो हमारा सरफेस है ये Y है, और ये जो सरफेस है इसको मान लो कि X है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल वो डी ओमेगा है, और O पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज है ये। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड किधर है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। यहाँ पर कैसा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो आप तुरंत बोलोगे कि आउटवर्ड है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड है। इस सरफेस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री कर रहा है, लेकिन इस सरफेस से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ इसीलिए मैंने इनवर्ड लिखा, और यहाँ पर इसीलिए आउटवर्ड लिख दिया। अब यहाँ के लिए अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एक्स थ्रो DS1, अगर यहाँ की बात करूँ तो ये हो जाएगा -Q/4πε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देख ही लिया कि यहाँ पर इनवर्ड है, तो इनवर्ड की वजह से माइनस लगा दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एक्स थ्रू द DS1, तो ये d phi 1 ऐसे लिख लेते हैं, d phi 1 इज इक्वल टू -Q
और डी ओमेगा अपान 4πε0। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा ये आया कैसे, तो मैं ये भी बता दूं। इससे पहले मैंने प्रूव किया है, ये मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट, जो इतना मैंने प्रूव किया है इसको डायरेक्ट यहीं से उठा लिया है मैंने, यहाँ से। आप वीडियो को पॉज करके इसमें और रिटर्न होकर देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो आपको पता चल जाएगा कि फाई इनवर्ड हमने डायरेक्ट यहीं से उठाया है। ठीक है, फाई इनवर्ड यहीं से उठाया। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड कहाँ पर है, आउटवर्ड कहाँ पर है, तो एट वाई एंड पर है। तो यहाँ पर देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया, लेकिन यहाँ आउटवर्ड जा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की जगह पर प्लस लिया जाएगा, क्यू और डी डब्ल्यू ओमेगा कहने का मतलब, और 4πε0 और डी फाई 2 कर लो, यहाँ पर डी फाई 2 कर लेते हैं। और अब हम देखें कि इस सरफेस से होने वाला नेट फ्लक्स कितना हो जाता है। तो टोटल अगर हम करें टोटल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दीज एलिमेंट, इस एलिमेंट से हम अगर यहाँ पर देखें एलिमेंट। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे होंगे या जानने की कोशिश करेंगे डी ओमेगा क्यों सेम है। तो भैया आप देख लो, भाई देखो यहाँ से डी ओमेगा इसके लिए, ये चाहे इनवर्ड फ्लक्स है इसके लिए भी वही है, और चाहे यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स है उसके लिए भी डी ओमेगा कॉन्स्टेंट है। तो डी ओमेगा तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और दोनों सरफेस के लिए सेम चार्जेज हमने यहाँ पर रखा है, तो चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सेम ही है। तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई 1 और प्लस डी फाई 2 हो जाएगा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल वो अलजेब्रा का सम रूल आप लगा देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ये फाई इज इक्वल टू डी फाई 1 की वैल्यू ये है, आप रखो माइनस क्यू डी ओमेगा अपान 4πε0, और प्लस इसकी वैल्यू रखो डी फाई 2 की वैल्यू क्यू डी ओमेगा अपान 4πε0, और ये दोनों वैल्यू इक्वल बट अपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर क्या आ जाएंगे, फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि जब कभी भी हमारा चार्ज इस सरफेस से बाहर है तो नेट फ्लक्स याद रखना, नेट फ्लक्स मैं बोल रहा हूँ, नेट फ्लक्स इस सरफेस एरिया से क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। लेकिन इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स 0 नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास रखता है। लेकिन इन दोनों का सम यानी कि नेट फ्लक्स जब कैलकुलेट करता हूँ तो वो फाई की वैल्यू 0 आ ही जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज लाइंग आउटसाइड, आप ऐसे लिख सकते हो 10 चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस एरिया, डज नॉट मेक एनी, क्या कर सकते हो आप, मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स, याद रखना टोटल लिख रहे हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही लिख देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो आपको जो हमने दिखाया मैथमेटिकली वही लिख भी दिया कि द चार्ज लाइंग आउटसाइड, जब कभी भी चार्ज देखो आउटसाइड पर हो, चार्ज कहाँ पर है, आउटसाइड पर है, तो जब कभी भी चार्ज आउटसाइड पर हो, क्लोज्ड सरफेस एरिया में नहीं होता है चार्ज, तो डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स, तो वो कोई भी टोटल फ्लक्स नहीं बनाता है। देखना आपने कि फ्लक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो वो कोई फ्लक्स नहीं बनाता है, फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाती है क्लोज्ड सरफेस एरिया से बाहर जब कभी भी चार्ज होता है तो। लेकिन नेट फ्लक्स 0 होता है, ये भी याद रखना। इनवर्ड फ्लक्स देखो, इनवर्ड फ्लक्स जो होता है या आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है वो 0 नहीं होता है, बल्कि नेट फ्लक्स 0 होता है, ये बात भी आप याद रखना बेटे। तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द कूलम्ब्स लॉ एंड द गॉस लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।